नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और पिछली हमारी क्लासों में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को हमने देख लिया। आज की हमारी क्लास में नया टॉपिक शुरू होगा राजस्थान की नदियों को लेकर। एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि थ्योरेटिकल हमारी क्लास होगी, सारे फैक्ट को हम देखेंगे। हर एक जिले में नदी के द्वारा कैसी मिट्टी लाई गई और वहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जा रही है वो भी हम देखेंगे। राजस्थान की लगभग 60% जियोग्राफी हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ नदियों को लेकर। इनमें हम परियोजनाएं भी देखेंगे, बांध भी देखेंगे, जो सभ्यताएं यहाँ पे बनाई गई थी नदियों पे हम वो भी देखेंगे और इन नदियों के माध्यम से हम जलवायु को भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की जलवायु हमको उन स्थानों पे मिलती है जहाँ पे वो नदियाँ निकलती है। तो इनको लेकर डिटेल में और गहराई में हमको चर्चा करनी है, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हमको राजस्थान का अफवाह तंत्र, तो हम हेडिंग डाल देते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र का अर्थ होता है कि नदियां। हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन उठा कि नदियां क्या होती है, नदियां क्या होती है, नदियां क्या होती है। पहला क्वेश्चन ये उठा कि नदियां क्या होती है। हम कह सकते हैं कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, समझने वाला क्वेश्चन है ये। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। कैसे नदियां क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे, जो छोटी छोटी जलधाराएं होती है वो जलधाराएं निकलती है, चाहे वो पठारों से निकले, चाहे पहाड़ों से निकले, चाहे किसी ऐसे ऊंचे स्थान से निकले, वो चाहे नालियों के रूप में निकले, नालों के रूप में निकले, या ये जो पानी है ये धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। काफी सारी जलधाराएं मिलती है, इकट्ठा होने के बाद या किसी बड़े नाले में जाके मिल जाएगी या एक नदी में जाके मिल जाएगी। वही पानी फिर आगे एक बड़ी नदी में मिल जाएगा और ऐसे करते करते स्टेट की या राज्य की एक मुख्य नदी में ये सारा पानी मिलता है। और उसी मुख्य नदी को हम क्या कहते हैं, तो राजस्थान की एक हम नदी मान लेते हैं, बड़ी नदी। फिर उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसी की सहायक नदियाँ जो हम देखते हैं, वो सहायक नदियाँ वही होती है जो वो नाले उनमें आके मिल रहे होते हैं या छोटी छोटी जलधारा उनमें मिल रही होती है। तो यही डेफिनेशन होती है नदियों को लेकर। हमारे लिए समझने वाली क्या बात है, हमारे लिए समझने वाली बात है कि नदियां या तो पहाड़ों से निकलेगी या पठारों से निकलेगी, मैदानों से नहीं निकल सकती है। कारण क्या है कि मैदानों से नहीं निकलने का कारण है कि नदी की ऊंचाई होनी चाहिए कि पानी को बहाव आगे जा सके। अगर मैदान से नदी निकलेगी तो वो आगे नहीं पहुंच पाएगी, वो पानी वहीं भरा का भरा रह जाएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जो थोड़ा ऊंचाई पे हो, लगभग 400 450 मीटर तो होना ही चाहिए। वहां से क्या होगा कि उसकी स्पीड और रफ्तार बनेगी, रफ्तार बनने के बाद वो पानी आगे पहुंच पाएगा और वो किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाएगा। जैसे कि राजस्थान की नदियां बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है, वैसे ही तो पठारों से निकलेगी। उसके बाद नदियों के द्वारा क्या होगा, इस पानी का क्या होगा, जो पहाड़ों से या पठारों से जो जलधाराएं निकल रही बाद में कहाँ जाएगी। हमारे सामने चार कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला आएगा कि नदी झीलों में मिल जाएगी, दूसरा हमारे सामने आएगा कि किसी नदी में मिल जाएगी, तीसरा आएगा कि समुद्र में मिल जाएगी, और एक चौथा आएगा कि नदी लुप्त हो जाएगी और यही लुप्त भूमिगत हो जाएगी। ये हमारे सामने चार चीजें आती है कि चार कॉन्सेप्ट आते हैं कि नदी कहाँ पे जा सकती है। तो झीलों में मिल जाएगी, तो समझना यहाँ पे कि आपने कितनी बार ये चीजें देखी होगी या सुना होगा कि कोई झील है जिसमें कोई नदी नहीं मिल रही है, लेकिन वो जब बारिश का मौसम आता है वो झील भर जाती है, और जब बारिश का धीरे धीरे झील भरना शुरू हो जाएगी। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उस झील के अंदर जो पानी होगा वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति कहाँ से बन रही है, ये स्थिति भी इन्हीं पहाड़ों और पठारों से निकली हुई नदियों के द्वारा बन रही है। कैसे, वो भी देखेंगे। उसके बाद किसी दूसरी नदी में जाके मिल जाएगी तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, समुद्र में जाके मिल जाएगी इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, और लुप्त हो जाएगी। तो ये लुप्त होना और ये अलग भी है और एक भी है। जब नदी किसी झील में जाके मिल रही हो या तो ठीक है, देख जो अगर जल भूमि के ऊपर चल रहा है और अगर वो झील का निर्माण कर रहा है और वो झील भरने के बाद वो नदी वहीं पे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब उस स्थिति में कह देते हैं कि इस नदी का पानी इस झील में भरा हुआ है। जैसे कि उदयपुर में आपको काफी मिल जाएगी, राजसमंद में मिल जाएगी, तो ये जो झीलें आपको मिलती हो। लेकिन लुप्त हो जाना, तो ध्यान रखना कि कोई नदी अ, बह रही है और बहते बहते अचानक वो गायब हो जाती है या वो भूमिगत हो जाती है। भूमिगत होने के बाद वो पानी कहाँ पे जाएगा, तो ध्यान रखना ये वही झीलें होती है जिनमें अचानक पानी आ जाता है। ठीक है, पहले ये नदी झीलें सूखी हुई होती है, ना इनमें कोई नदी मिल रही होती, लेकिन उनमें अचानक कहीं ना कहीं कोई धारा पानी लेकर आ जाती है और वो झील को भर देती है। दूसरी चीज, आपने झरने देखे होंगे, इन झरनों का निर्माण भी इन्हीं लुप्त नदियों के द्वारा होता है, इन्हीं लुप्त नदियों के द्वारा होता है।
जो पहाड़ों के अंदर अचानक से पानी आने लगता है और फिर वही पानी झरने के रूप में हमारे सामने आ जाता है, झरने। अब इनके कॉन्सेप्ट के बाद एक और आता है झरनों को लेकर। और झरने आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े स्थानों पे काफी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता रहता है, वो झरने होते हैं। तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो वो इन्हीं लुप्त हुई नदियों के द्वारा पानी निकल रहा है, वहां से पहाड़ों से अचानक से वो जलधाराएं निकल के आ जाती है हमारे सामने, और उन्हीं वही झरने हैं। ठीक है, तो चार कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए, कौन कौन सा? एक तो नदी, एक समुद्र, एक लुप्त और झीलें। तो नदी क्या होती है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। इससे हमारे सामने एक चीज तो क्लियर हो गई कि नदियां पहाड़ों से भी निकल सकती है, पठारों से भी निकल सकती है, और वो जहाँ के कहाँ पे मिले। अब जो हमने पढ़ा नदी की डेफिनेशन जो हमने देखी, इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाएं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता है। और वो क्वेश्चन है हमारे सामने कि नदियां अपने साथ साथ क्या क्या ला सकती है, अपने साथ क्या क्या ला सकती है, क्या क्या ला सकती है। हमारे क्या क्या ला सकती है, देखो सिंपल है। ये नदियां जो पानी लेके आ रही है, अपने साथ बहाव लेके आ रही है, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, तो ये आप अपने सोचने के ऊपर निर्भर निर्भर करता है। और यही आगे जाके तय करेगा कि उस क्षेत्र में मिट्टी कौन सी हो सकती है, उस बेसिन के अंदर मिट्टी कौन सी हो सकती है। और जब हम कहते हैं ना कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, वो सारी मिट्टियों का निर्माण करने का जो काम कर रही है, वो कौन सी कर रही है, तो ये बहाव कर रहा है। तो इसी को लेकर चर्चा करनी है कि क्या क्या ला सकती है। तो समझना है यहाँ पे सिंपल, अपने साथ नदियां क्या लाएगी, तो पानी लेके आएगी। उसी पानी के अंदर नदियां रेत ला सकती हैं, उसी पानी के अंदर नदियां रेत ला सकती है। रेत के साथ और क्या ला सकती है, तो टुकड़े ला सकती है पत्थर के। और पत्थर के टुकड़े लाएगी तो चट्टानों के टुकड़े हम कह सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बहा के ला सकती है। उसके बाद वो गाद ला सकती है। गाद का क्या मतलब होता है, जो सड़न गलन होती है पेड़ पौधों की, प्लास्टिक हो गया, जो धातुएं हो गई उनकी, ठीक है, और धातुएं तो चट्टान टुकड़ों में भी आ सकती है। तो जो भी सड़न गलन हो जाती है, जो धूल हो जाती है, सारी चीजें जो गाद होता है उसको वो साथ में ला सकती है। जब ये सारी चीजें नदी के साथ में आएगी और इन्हीं सब चीजों की मिली हुई जो मिट्टी हमको मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। लेकिन अगर सिर्फ रेत ही हो तो रेतीली मिट्टी हो जाएगी। अगर टुकड़े और रेत मिले तो ये सारी जो मिट्टियों के अलग अलग नाम दे रहे हैं ना हम, तो यही कारण है कि नदियां क्या अपने साथ बहा के ला रही है, और उसी के अनुसार हम मिट्टी बनाएंगे। क्योंकि जब एक पठार के रूप में जब राजस्थान शुरुआत में था ना, तब सिर्फ पर्वतमाला थी, तब कोई धूल नहीं थी, सिर्फ टुकड़े थे, चट्टान के चट्टाने थी। वहां पानी गिरने के कारण वहां पे मिट्टियों का निर्माण हुआ है, ना कि पहले मिट्टियां थी। पहले मिट्टियां नहीं थी, पानी वहां पे घिरा, टूट फूट हुई, उनके कारण बारीक बारीक जो धूल बनी, वही मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो वो निर्माण किस कारण हुआ है, तो वो कारण ये नदियों के द्वारा लाई गई इस घात से हुआ है, या रेत से हुआ है, टुकड़ों से हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। क्वेश्चन हमने देखे नदियों को लेकर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो नदियों की जो द्रोणी होती है, जो बेसिन होता है वो, और नदियों का प्रवाह चक्र, ये दोनों क्या होते हैं, इनको लेकर डिटेल में चर्चा करनी है। क्योंकि ये कारण बताएंगे हमको कि नदियों में पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश होने का कारण क्या है, बादल कैसे बन रहे हैं, और जो बेसिन होता है वो क्या होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो हमारे इस चैनल पर, आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में हम समझा देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।